चलिए, आज जो अपने बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान के संबंध में हम बात करेंगे और हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम राजस्थान के करंट को कैसे जोड़ें। राजस्थान का जो स्टैटिक पोर्शन होता है, राजस्थान का जो करंट है, उसको लेकर मैं चलूँगा और उसमें आपको जो ये फ़ायदा करेगा, विभिन्न प्रकार के जो राजस्थान के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गया, नवंबर में वीडियो, अभी जो आपके कांस्टेबल के पेपर होंगे, इनमें आपको इनकी झलकियां जरूर मिलेगी। देखिए, ठीक है, हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक नाम ले रहे हैं, लेकिन आप इसको इतना आसान मत समझिए। ये जो है इस तरीके से स्थापित होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। जब आप एग्जाम होगा, पेपर आएंगे, तब आपको पता लगेगा। कोई हैरत की बात नहीं होती है कि इसके लेवल को इतना बढ़ा दिया जाए कि आप सोच ना पाए। तो अपने लेवल को थोड़ा ऊपर ही रखने का प्रयास करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान के एग्ज़ाम में कई एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं जिसमें उस एग्ज़ाम का लेवल तो छोटा है, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस देखने हैं तो बहुत टॉप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, एक दिवस के संबंध में बात करने जा रहा हूँ, वो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। बकायदा इस पे एडिटोरियल आया है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, ये दिवस जो मनाया जाता है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। अब यदि हम इसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर देखें कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, वीडियो में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान इस संबंध में क्या कर रहा है। आप जानते हो, कोटा फैक्ट्री जैसी फिल्में रिलीज हुई है जिसमें स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं, प्रेशर होता है, दबाव होता है। इसको देखते हुए तो राजस्थान सरकार के क्या प्रयास है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लिख दीजिए राजस्थान सरकार के प्रयास या राजस्थान में प्रयास। होप, 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 इसमें लिखो ये क्या है। यह एक हेल्पलाइन है, यह एक हेल्पलाइन है जो राजस्थान में आत्महत्या की घटनाओं पर लगाम लगाने का प्रयास करती है, लगाम लगाने का प्रयास करती है। क्लियर होगी बात सारी। ये काफ़ी सफल भी रही है। यदि किसी के मन में कोई तनाव होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, तो यहाँ से संपर्क कर सकता है। अब देखिए, संपर्क तो करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये होप है। आपसे पूछा जा सकता है कि होप क्या है। तो होप जो है ये एक ऐसी हेल्पलाइन है जो राजस्थान में जो आत्महत्या करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, उनको उनसे निकालने का प्रयास करती है, और इसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। अब जब हम राजस्थान में आत्महत्या के प्रयास की बात करेंगे तो कोटा का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। आप जानते हो कि कोटा में जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, इनके बच्चों में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। कुछ प्रेशर माता पिता के द्वारा भी दिया जाता है, और कुछ प्रेशर जो कोचिंग संस्थान है वहाँ से मिल जाता है, और कुछ स्टूडेंट खुद में भी रखता है कि मेरा दोस्त कामयाब हो गया या ये कामयाब हो गया तो मैं भी कामयाब हो जाऊं, और उम्र छोटी होती है उसकी, तो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो आत्महत्या के मामले में कोटा में एक प्रयास किया जा रहा है, लिख दीजिए कोटा पुलिस द्वारा प्रयास।
इसका नाम है KSOS। KSOS, ये ध्यान रखना, KSOS, KSOS, KSOS। आइए, इसका पूरा नाम है कोटा छात्रों की सुरक्षा। कोटा छात्रों की सुरक्षा। अब ये क्या है, इसमें लिख दीजिए, यह एक एप्लीकेशन है। यह एक एप्लीकेशन है, ये ऐप है, ये हेल्पलाइन है। तो कोटा पुलिस के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसके माध्यम से जो पुलिस है छात्रों की सहायता कर रही है। क्लियर होगी बात सारी? ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नई बातें हैं ये। अब यदि हम इस संबंध में देखें, ये जो कोटा है इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी। औद्योगिक नगरी लिखो आप। कोचिंग का शहर। और इसको कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर। क्लियर? हाँ जी, नहीं मत लिखो, शिक्षा नगरी भी लिख लो, लिखना चाहो तो लिख दीजिए। आइए, आप जानते हो ये ओम बिड़ला का संसदीय क्षेत्र है। ओम बिड़ला का संसदीय क्षेत्र है, कोटा के रूप में जाना जाता है। ओम बिड़ला आप जानते हो, ये कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि हमारी जो संसद है इसमें 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा जिसे हम निचला सदन कहते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसे हम ऊपरी सदन कहते हैं। लोकसभा में कोटा से कौन है? ओम बिड़ला जी। और राजस्थान में क्या था? झुंझुनू से जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में सभापति थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब ये सिस्टम नहीं है, ध्यान रखें। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो जो नए सभापति है वो अभी कल परसों ही बने हैं। वो कौन है? सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण, ठीक है ना? ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये क्लियर होगी चीज? ये ध्यान रखना है। अब देखिए, सभापति है, राज्यसभा के सभापति है, तो मैं चाहूंगा आपको, मैं ये कहना, ये सजेस्ट करूंगा कि राज्यसभा पढ़ के जाएं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी पद्धति क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं।
20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक इसके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। और यदि हम कहें कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो उसको शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में ये कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का सभापति होगा, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक वैसे ही यहां पर आपके इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसका सदस्य नहीं करता है, वो राज्यसभा ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मैं यहां पर आपको एक होमवर्क दूंगा जो आपको याद रखना है, और आपने उसका, मैंने कई बार उसके बारे में बताया है। आपको ये पता करना है कि ये जगदीप धनखड़ जी जो है इनके गांव का क्या नाम है, ध्यान रखना। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, आप इसको देखो, मैंने कई बार बताया हुआ है, इसलिए मेरे को आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने कभी बताया नहीं, ये मैंने कई बार बताया है आपको, ठीक है ना। तो ये आपकी तैयारी तय करेगा। अब आइए नेक्स्ट लिखिए, ये नाम सुना है आपने, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया साइंस का है ये क्या है, ये आनुवंशिक रोग है, ये जेनेटिक डिजीज है, ये जेनेटिक डिजीज है, ये आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि निम्न में से वह कौन सा रोग है जिसमें आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। हंसिया नाम सुना होगा आपने, दरांत होती है ना, वैसे हंसियाकार हो जाती है, इस टाइप में हंसियाकार हो जाती है। आप जानते हो आरबीसी का काम क्या होता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या होता है। तो रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको, लाल रक्त कणिकाएं। आपका एग्जामिनर आपसे कई बार ऐसे पूछता है, एक सदाबहार बहुत ही स्टैटिक पोर्शन साइंस का, इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ये सदाबहार क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन होता है ये, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको, और इसका काम क्या होता है, सप्लाई ऑफ O2 इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, आपूर्ति करना। तो अब इसमें क्या होता है, आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, बहुत खतरनाक रोग है ये। अभी बजट के अंदर ये घोषणा की गई कि सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य वर्ष, मतलब हम कब तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करा देंगे। बहुत शानदार, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये है 2047। अब 2047 के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्थान के अंदर एक थेरेपी चालू की गई है, CART थेरेपी, CART
सेल थेरेपी इसी से संबंधित है। आप इसको कार्ड सेल थेरेपी बोल कर सकते हो। को प्रारंभ करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल, ये काम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीजें, ये काम का क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मैंने इंडिया को राजस्थान से जोड़कर बताया है, तो ये इसका संबंध इसी को दूर करने से संबंधित है ताकि हम 2047 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये है आपका SMS जयपुर, SMS जयपुर एक हब बनाया गया है इसी के संबंध में, सिकिल सेल वेलनेस हब, सिकिल सेल वेलनेस हब, ये उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना ये सिकिल सेल वेलनेस हब। ये सब सिकिल सेल एनीमिया में जो 2047 का लक्ष्य रखा गया है उसी की दिशा में उठाए गए राजस्थान सरकार के कदम हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कांस्टेबल, वीडियो, RAS इस संबंध में बात कर रहा हूँ, और इसमें आपका इंडिया, राजस्थान और इंटरनेशनल दोनों आता है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो थोड़ा राजस्थान पे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इस राजस्थान को बताने के लिए मुझे इस इंडिया के बारे में आपको थोड़ा बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आपको देखिए ये उदयपुर है, यहाँ पर मैं आपको वापस एक होमवर्क दूंगा, जरूर आपको किसी न किसी रूप में ये चीज़ जरूर मिलेगी, आप विश्वास करें इस चीज़ पे। ये जो उदयपुर है, अभी एक फिल्म आई थी उदयपुर फाइल्स, ये फिल्म आई थी, ठीक है ना। इस फिल्म के निर्देशक कौन है मैंने बताया हुआ है, बाकायदा इसी पे एक पूरा लेक्चर दिया है मैंने, ये नाम पता होना चाहिए। एक आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो कन्हैया लाल था, कन्हैया लाल की जो भूमिका है वो किस फिल्म अभिनेता ने निभाई थी, ये पता होना चाहिए। विजय राज, निर्देशक आपके जिम्मे है। मैंने बताया हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना, ये सब चीजें आपको बताई हुई है। चलो आइए, देखिए भारत का पहला जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से संबंधित है। और जिंक क्या है, एक खनिज है आपका, मैंने आपको खनिजों में जिंक के बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, राजस्थान में कहाँ कहाँ उसके स्थान है, याद कीजिए। सीसा, जस्ता, चांदी, गेलेना के रूप में आपको मैंने बताया था, ठीक है ना, वहाँ मैंने कई नाम लिखाए थे आपको, याद कीजिए। सबसे पहले कौन सा नाम लिखाया था जिंक के संबंध में, बताओ कहाँ है जिंक, पहला क्या नाम था, पहली जो खान थी, कोई जावर नाम बताया था, कोई देबारी नाम बताया था, ये दोनों कहाँ हैं, उदयपुर में। मैंने जावर के नीचे
आपको टिक करवाया था, मैंने कहा महत्वपूर्ण है। जावर की खान किससे संबंधित है? सीसा जस्ता चांदी, गेलेना। मैंने आपको ये भी बताया था कि राणा लाखा के काल में जावर की खान निकली थी, ठीक है। फिर उसके नीचे मैंने आपको एक नाम लिखाया था, रामपुरा अंगूचा, याद आ रहा है? ठीक है। तो भारत का पहला जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट जो है ये रामपुरा अंगूचा में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है ये, बिल्कुल नज़रअंदाज मत कर देना। और मैं यहाँ चाहूँगा कि जहाँ मैंने आपको खनिज कराए थे वहाँ कहीं ना कहीं उसको लिख लेना, इस लाइन को शॉर्ट में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अभी डिटेल तो यहाँ दे देता हूँ आपको मैं, लेकिन वहाँ भी आप लिखो, आपके नोट्स बड़े अपडेटेड हो जाएंगे। तो ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा। और ये जो स्थापित किया गया है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। याद कीजिए, मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में बताया था। कहाँ है ये बताइए? देवारी के अंदर है। देवारी कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। ऐसे आपको ध्यान रखना है, इंडिया को राजस्थान से कनेक्ट करो, फिर मजा आएगा आपको इसके अंदर। भीलवाड़ा के संबंध में यदि मैं आपसे कहूं तो इसका जो निक नेम है ये है राजस्थान का टेक्निकल शहर। अभ्रक नगरी तो देखिए आप जानते ही हो, एक इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर कह दो, मानचेस्टर कह दो, एक ही बात होती है। जो भी चीज़ है, जो भी बच्चे यदि कुछ चाहें अपने हिसाब से करना तो YouTube पर उपलब्ध है ये, और इसमें जो बातें बता रहा हूँ, देखो सारी बातें तो देखो लिखाई नहीं जा सकती, नहीं तो फिर एक पे ही रहेंगे हम। मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन का एक शहर है जो सूती वस्त्र कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ का शहर है, ब्रिटेन का शहर है, कॉटन इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। उसकी तुलना हमने भीलवाड़ा के साथ की है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर होता है ये। इसी तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि मैं ये कह दूं आपसे कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, बताइए? अहमदाबाद, शाबाश, बहुत बढ़िया, अहमदाबाद है। कई लोग इसको क्या है मुंबई कर देते हैं, वो गलत होता है। मुंबई क्या है? मुंबई को कहते हैं सूती कपड़ों की राजधानी। मुंबई ये है, भीलवाड़ा, ध्यान रखना है। एक बार एक क्वेश्चन आया था भीलवाड़ा के संबंध में, बताता हूं आपको। ये 41 जिलों के अनुसार एक नया मैप है, इसको आपने फॉलो करना है। भीलवाड़ा पे एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा जिला है, ठीक है ना, जिनका लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात लगभग बराबर है। लंबाई और चौड़ाई उसका अनुपात क्या है? लगभग बराबर है। मतलब एक तरीके से आयत जैसा कौन सा है,
ऐसे आया था। तो आप भीलवाड़ा को देखिए, उसमें इसका आंसर भीलवाड़ा था। आप देखो गौर से, ये देखो, समझे? ये क्वेश्चन तभी सोल्व होते हैं जब आप राजस्थान से संबंधित हर फैक्ट को मैपिंग से देखने का प्रयास करते हैं। एक दिन में आप कह दो कि मैं पहचान जाऊं कि ये ऐसा है, नहीं होगा। ये मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से हो जाए तो एक अलग बात है। तो जितना ज़्यादा आप मैपिंग इस्तेमाल करोगे, मैं ये जो आपको अभी बता रहा हूँ कि राजस्थान का टेक्निकल शहर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहें। तो आप ये, अब आपके क्वेश्चन आया कि जिसकी लंबाई व चौड़ाई जो है, इनका अनुपात लगभग बराबर होता है। ये आया हुआ है, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए आप, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। चलूं आगे? होगी बात सारी? चलिए, अब देखिए, एक छोटी सी बात है, उसको हो सकता है पता नहीं किस रूप में एग्जामिनर पूछ ले। देखो इधर देखिए, जिम्बाब्वे है, अफ्रीकन कंट्री है ये। यहां पर क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से है, वेटलैंड्स के संरक्षण से है। 2 फरवरी 1971 को रामसर, जो कि ईरान का एक स्थान है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड के संरक्षण के लिए हम रामसर साइट जारी करें। इसके समय समय पर सम्मेलन होते हैं। अब जो सम्मेलन हुआ था वो जिम्बाब्वे में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के 2 स्थानों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया, जो कि सेकंड ग्रेड में अभी पिछले संडे एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है। वो मैंने पिछली वो बताया था ना, जो शनिवार को क्लास ली थी, तब मैंने बताया था उसके बारे में, ठीक है ना? वो सेकंड ग्रेड में आ गया। लेकिन मैं यहाँ पर उसमें थोड़ा वैल्यू एडेड कर रहा हूँ। एक झील है, सिलीसेट झील, इसका प्रस्ताव रखा गया था। ये मैं इस संबंध में कह रहा हूँ क्योंकि सांबर झील है, सिलीसेट झील यदि शामिल हो जाती तो फिर क्या है, वो दूसरी झील हो जाती है राजस्थान की। प्रस्ताव रखा गया था लेकिन वो शामिल नहीं हुई। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इस सम्मेलन में राजस्थान की सिलीसेट झील, ब्रैकेट में लिखो अलवर, सिलीसेट अलवर झील को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। लेकिन यह पारित नहीं हुआ। तो मैं एक बात वापस रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान के रामसर साइट में शामिल आर्द्र भूमि क्षेत्र, मैंने बताया था पिछली बार। एक तो देखिए कौन सा है, सांबर झील है, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,
ये पहले शामिल किए गए थे। ये कब शामिल किए गए थे ये ध्यान होना चाहिए आपको, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा, पिछला वीडियो देखिए। जो नए हैं ये मैं इसलिए बता रहा हूं, सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, वो ये था कि अभी हाल ही में राजस्थान के कौन से क्षेत्र रामसर साइट में शामिल किए गए हैं, कौन से नए क्षेत्र रामसर साइट में शामिल किए गए, ये क्वेश्चन था। उसमें सांबर भी था, उसमें एक गजनेर दे रखा था, ठीक है, उसमें एक मेनाल दे रखा था, उसमें एक खिंचन दे रखा था। तो उसका आंसर क्या होगा, मेनार और खिंचन। सांबर नहीं होगा क्योंकि वो तो पुराना है, 80 के दशक में इसको शामिल किया गया था। तो ये आपको पता करना है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, मेनार। पक्षी गांव है ये, कहाँ है ये मेनार, बताइए, उदयपुर के अंदर। और दूसरा है खिंचन, ये कहाँ है, फलोदी। खिंचन, फलोदी। चलो, राजस्थान का सबसे गर्म क्षेत्र, अब तो जिला हो गया ये, ठीक है ना, पहले स्थान के रूप में इसको देखा जाता था। चलो आइए, रातडियारी डेरी, रातडियारी डेरी, रातडियारी डेरी, इसको टिक कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कहाँ है, ये है जी जैसलमेर के अंदर, जिसको हम स्वर्ण नगरी के रूप में जानते हैं। आप जानते हो जैसलमेर क्या नाम होता है इसका, राजस्थान का अंडमान। एक इसको हम स्वर्ण नगरी के रूप में जानते हैं, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। एक सुवर्ण नगरी होती है, ये क्या है, जालोर। ठीक है, क्या खास बात है ये, लिख दीजिए। यहाँ भी लेटेस्ट में एक बात हुई है, लिख दीजिए, यहाँ से 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। चलें, आइए अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ कुछ मैं वैल्यू एडेड करना चाहूंगा।
देखिए एक गांव है, उस गांव का नाम है मेघा गांव, जैसलमेर में पड़ता है। मेघा गांव, जैसलमेर। मेघा गांव, जैसलमेर। कोई बताएगा इसके बारे में? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम नहीं है, लिख दीजिए। यहां से डायनासोर के अवशेष मिले हैं, डायनासोर के अवशेष मिले हैं। एक बहस ग्राम है, ये पड़ता है डीग में। इसकी क्या खास बात है? इसे नई सभ्यता के रूप में देखा जा रहा है, नई सभ्यता के रूप में इसको देखा जा रहा है, ध्यान रखिए। और डीग पे एक स्टैटिक क्वेश्चन कौन सा आता है बताइए? जल महलों की नगरी, इसको जल महलों की नगरी के रूप में जानते हैं। चले, अब आ जाइए। पहले ही बता देता हूं, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सातवें वित्त आयोग का गठन, राजस्थान में सातवें वित्त आयोग का गठन, ये गठन हुआ है अभी, ठीक है ना? इसके आगे आप लिख सकते हैं 2025। जब हम पुराने पेपर देखेंगे तो उसके अंदर आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे जब छठे वित्त आयोग का गठन किया गया था तो वो सवाल आरएएस के एग्जाम में आया था। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरुण चतुर्वेदी। अब इसमें जो सचिव है, आप सदस्य के रूप में भी इसको देख सकते हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सचिव कह दो, सदस्य कह दो। ये है नरेश ठकराल, नरेश ठकराल। चले, यहां मैं आपको कुछ बातें होमवर्क के रूप में दूंगा। जो फिनेंस कमीशन है, पहली बात तो काम क्या करता है? देखिए, जो पंचायती राज संस्थाएं होती है, स्थानीय निकाय होते हैं जो हमारे, उनमें क्या है, बजट के आवंटन से संबंधित है ये वित्त आयोग है। आपको क्या करना है कि मैंने आपको पॉलिटी के अंदर कराया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में है। ठीक है, देखो ये तो मैं लिख देता हूं,
243, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं, मैं आपको इसके आगे लेके जाना चाहता हूँ। 243 तो है, लेकिन आपका एग्जामिनर इतने से मानता नहीं है। आगे क्या है? आई है, वाई है, क्या है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि बेटा देखो, मैं जानबूझकर ये चीजें करता हूं, इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्लास में आपको लिंक यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, और बताऊंगा उस दिन की मैंने कहा था। ये जो रामसर साइट है, ये भी मैंने कहा था आया था, वो सेकंड ग्रेड में आ गया था। आगे आपकी मर्जी है, वो है जो भी है। आपको क्या करना है? दूसरा काम वो है राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये ध्यान रखना है। दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के, और छठा तो देखिए मैंने बता ही दिया, सातवां तो बता ही दिया। और छठे के जो थे वो बता देता हूं, प्रद्युमन सिंह, ये थे। यहां पर वित्त आयोग की एक अध्यक्ष आएगी महिला। इन्हीं पांचों के अंदर एक महिला होगी, जो होगी राजस्थान की पहली महिला वित्त आयोग की अध्यक्ष, पहली महिला वित्त आयोग की अध्यक्ष। पता करो, तभी तो देखो हम कर पाएंगे इसमें। चले, कर लोगे? बड़ा चैप्टर है ये, छोटा चैप्टर नहीं है, मैं बता दूं आपको। वित्त आयोग पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा वित्त आयोग पढ़ना पड़ेगा। यहां से जो आपके क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, एक थोड़ा कठिन टाइप का क्वेश्चन देता है बोर्ड, या अधीनस्थ बोर्ड देता है, या आरपीएससी देती है। उसमें क्या कहता है, जैसे नया नया गठन हुआ है, आपसे क्या पूछ लेगा, निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा या रहा, वो पुराने दे देगा आपको। बहुत कोई लंबी चौड़ी लिस्ट हो भाई, जैसे हम एक बार क्वेश्चन आ गया था कि भारत के जो सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करो। ये तो क्या है, स्टूडेंट के साथ मौज मस्ती वाला होता है, इसको तो स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आप उस समय 50 थे, तो आपको 50 नाम याद करने पड़ेंगे। चलो बढ़ के नाम भी याद कर लें किसी तरीके से, क्रम कौन याद करे? तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही उचित होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि अध्यक्ष जो होते हैं आयोग वगैरह, वो कम ही होते हैं, अब 6-7 ही तो है, ये है, तो ध्यान रखना आपने। इसी तरीके से ये जो वित्त आयोग है, ठीक है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, इसका गठन किस डेट को हुआ था, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है ना। तो पंचायती राज अधिनियम वगैरह, जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज को, उसके बाद इसका हुआ था। ये 2-3 होमवर्क है, इसका ध्यान रखें आप। अब आइए, चलिए, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, दो 2025 ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये इस मायने में अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान का जो राज्य पशु है पालतू पशुओं की दृष्टि से वो ऊंट है, इस कारण से महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात क्या है, इसका जो आयोजन हुआ है ये पुष्कर के अंदर हुआ है, पुष्कर अजमेर के अंदर। इसका उद्घाटन करता थे भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये क्यों लिखा रहा हूं, ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन तो होते ही रहते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन इसके उद्घाटन करने से इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, इसलिए आपको कह रहा हूं। अब ये जो ऊंट है इसको साइंटिफिक रूप से आप कैसे जोड़ के देख लो चाहे, राजस्थान में इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं, ठीक है ना, ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं, गिरबान हो गई, ठीक है ना, ये सब बातें मैंने आपको जनरल जीके में कराई हुई है, लेकिन वो एग्जाम में आती है, यहां मैं नहीं कह सकता। आपको तैयार होनी चाहिए वो चीजें जो पूछी जाती है। वो साइंस में एक क्वेश्चन आता है कि ऊंट कई दिनों तक पानी पिए कैसे रह जाता है, क्योंकि उसके कुबड़ में वसा संचित रहती है, इस कारण से वो रह पाता है, ठीक है। तो श्रृंगार की वस्तुएं, गिरबान वगैरह, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां जो आपको मैं बताने जा रहा हूं मेन बात वो क्या है, ये क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है, लेकिन किस कैटेगरी का, पालतू पशु, पालतू पशु की दृष्टि से है, पालतू पशु की दृष्टि से है। वन्य जीवों की दृष्टि से देखोगे तो चिंकारा, गजेला गजेला, वो है ये। इसको जो दर्जा दिया गया था 2014। अब मैं ये रेगिस्तान का जहाज वगैरह ये लिखा के आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं मैं। चलें, आइए। एक गांव है, उस गांव का नाम है जैमलसर, बीकानेर। चलें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लिखिए। यहां पर राजस्थान का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है, राजकीय बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। किसमें आया था, शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ऐसी चीजें बताया करो। ये सेकंड ग्रेड 2025 आ गया, ये इसी को रिपीट करते हैं। मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में सैनिक स्कूल कितने हैं? चित्तौड़गढ़ में तो हमारे टाइम से चल रहा था, बताइए। 2 है, ध्यान रखना। बालिका के रूप में देखोगे तो तीसरा ये हो जाएगा, एक चित्तौड़गढ़ में है, एक झुंझुनू के अंदर है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, स्टार डाल के लिखो। राजस्थान में सैनिक स्कूल, बालिका के रूप में देखोगे तो तीसरा हो जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ में है और झुंझुनू।
क्लियर हो गई। राजस्थान के गौरव के रूप में चित्तौड़गढ़ को देखा जाता है। बीकानेर ऊन का घर होता है ये। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारण्य नेशनल पार्क है। 3 जिलों में 4 जिलों में पड़ता है ये। इसमें से ये जो मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारण्य है, मैं कोटा की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 76वें वन महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। यहाँ पर 76वें वन महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। एक पेड़ मां के नाम आप जानते हो, वन संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम है ये। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये जो होते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने कहा 76वें 76वें, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट लिखिए, रामनारायण चौधरी। अलगोजा वादक, अलगोजा वादक है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि रामनारायण चौधरी का ये 2 मिनट माफी चाहूंगा, रामनाथ चौधरी है, अलगोजा वादक है ये। अलगोज ये चर्चा में रहे, इस कारण से आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है। इन्होंने क्या है, लिख दीजिए, इन्होंने नाक से अलगोजा बजाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। नाक से अलगोजा बजाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। ये चर्चा में आ गए। तो एक तो क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है। तो ये एक लोक कलाकार है, ठीक है, जिनका संबंध अलगोजा से है। अलगोजा बहुत शानदार वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। जो वाद्य यंत्र होते हैं उन पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, सबसे टॉप के क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य है, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य है, निम्न में से कौन सा घन वाद्य है, निम्न में से कौन सा अवनद या सुशीर वाद्य है, ऐसे आता है। 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो यहां आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है। ये सुशीर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिए। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जो फूंक कर बजाए जाते हैं। इन्होंने इसको नाक से बजा दिया, ठीक है। और दूसरी खास क्या बात है, ये राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। ये जैसे घूमर होता है ना, राजस्थान का राज्य नृत्य, वैसे।
चलें? उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। चलें? ग्रीन हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन समझते हो? यदि नहीं समझते हो तो मैंने पिछले सैटरडे को जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में जो आपको एक लेक्चर दिया था, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, वहाँ से मैंने कुछ फैक्ट्स निकाले थे। वहाँ मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया है। याद कीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है, ये इको फ्रेंडली होती है, ये ईंधन के रूप में काम आती है। बाकायदा इसके संबंध में ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो योजना मिशन चालू किया गया वो सब वहाँ पर है, वहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले कोई मैंने करवाया है। ठीक है, ये जो किया गया है ये बनाया गया है IIT जोधपुर, IIT जोधपुर। तो यहाँ कुछ वैल्यू एडेड देख लेते हैं हम। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये कैसे निर्मित होती है, या आप ये कह सकते हो निर्माण की विधि क्या है या प्रक्रिया क्या है। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, और ज़्यादा मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में राजस्थान के में यहाँ पर पहला हब स्थापित किया गया है। ये जो जोधपुर है, सूर्य नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, और ब्लू सिटी। एक बात और है, हो सकता है किसी एग्जाम में आ गया हो, मुझे बताना यदि आ गया हो तो। यहां पर एक स्टेडियम है, बरकतुल्ला, शाबाश, बरकतुल्ला स्टेडियम है। ठीक है ना? यहां पर 15 अगस्त 2025 को राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था। क्लियर होगी बात सारी? ग्रीन हाइड्रोजन को पढ़ लेना ढंग से, पिछला जो लेक्चर है उसमें बताया हुआ है, अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी बताया है। तो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसके एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से करके आए, खुद ही मेरिट डिसाइड ना करें। कई बार क्या होता है, पेपर देते देते हम कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं, मेरिट डिसाइड कर लेते हैं। ऐसी भावनाओं से बाहर निकलना। उसकी बातें पेपर होगा तब की तब देखेंगे, फिर रिजल्ट आएगा तब मेन होगा। अपनी तैयारी करो, जैसा पेपर आए उस और जैसे आपकी तैयारी हो उसी आधार पर काम करें। आइए नेक्स्ट लिखिए। 5 जून से 20 जून
2025। पाँच जून से 20 जून 2025 ये बनाया गया जल स्वावलंबन पखवाड़ा। उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण, जल संरक्षण। ये 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आपके लिए होमवर्क है 5 जून 2025 की थीम। मैंने आपको ये करवाई हुई है, पता लगे तो ठीक है, नहीं तो जून की जो प्ले लिस्ट है, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे जून की प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से आप पता कर सकते हो। ये चले, आइए। इसको किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जल जीवन मिशन, इसका प्रारंभ हुआ था 2019 में। इसमें क्या है? 55 लीटर पीने योग्य पानी, 55 लीटर पानी पर व्यक्ति दिया जा रहा है नल के माध्यम से, नल के माध्यम से। इसको इसी कारण से इसको कहते हैं हर घर नल योजना, हर घर नल योजना। चले, आइए देखिए। अब इसका जो लक्ष्य है ये रखा गया था 2024। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसे बढ़ाकर, पहले रखा गया था ये 2024, इसे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले आ चुका है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, कितना वर्ष है, कौन सा वर्ष है? 2024 था उसका आंसर, अब बदल गया, अब 2028 है। हंड्रेड % जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला पहला जो जिला है ये है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। जो राज्य है गोवा। केंद्र शासित प्रदेश है दमन व दीव और दादर नागर हवेली। यहां पर एक बात और ध्यान रखें, भारत का पहला स्वच्छ व सुजल प्रदेश ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैंने आपको ये करंट के संबंध में कुछ बातें बताई है, ये आप ज़रूर करके जाएं और जो आपको होमवर्क दिया है उसे ज़रूर करें। क्लियर? चलिए जी।